हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस ऑफ द डे शुरू करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड है, रिलेटिव है, रिश्तेदार है, सबके साथ फटाफट से सेशंस को शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी सेट एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 को टारगेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीओडी। सीबीओडी का फुल फॉर्म आपको पूछा था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। सीबीओडी का आंसर हो जाएगा कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, बीओडी का फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसमें और सी एक ऐड कर लीजिए, दैट इज कार्बोनेसियस, कार्बन कंटेंट। ओके, कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डिप्लेशंस को मेजर करता है। ये याद रखिए, ये किसको मेजर करता है? ऑक्सीजन डिमांड को मेजर करता है। ऑक्सीजन कितना डिमांड हो रहा है उसको यहां पे वो मेजर करता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन कितना डिमांड है उसको मेजर करता है, कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको मेजर करता है। बिकॉज ऑफ कार्बोनेसियस सोर्सेस, अब कार्बन कंटेंट जो सोर्सेस है उसके वजह से कितना ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी के अंदर डिप्लीट हुआ है उसको ये मेजर करता है। तो यहां पे आप उसको चेक कैसे करोगे? आइदर थ्रू बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। ये बेसिकली कहां पे यूज होता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में बेसिकली यूज होता है। क्लियर है? तो कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? तो ये बेसिकली मेजर करता है कार्बन कंटेंट कितना है, ऑक्सीजन कार्बन कंटेंट कितना है पानी के अंदर, और उसके साथ साथ कितना ऑक्सीजन डिप्लीट हुआ है पानी में उसको ये मेजर करता है। और ये बेसिकली दिस इज बेसिकली यूज्ड इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्रोनिम एंड इट्स एक्सपांशन आर इनकरेक्टली मैच्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर ऑफ एक्रोनिम है जो इनकरेक्टली मैच्ड है। तो जैसे एलईडी हमें पता है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये गलत है। और वीडियो का क्या है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ये सही है, ये सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आपका गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखो लिक्विड कंट्रोल नहीं होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है आपका? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, नॉट लिक्विड कंट्रोल डिस्प्ले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग और कूलिंग ऑफ द एटमोस्फियर। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग और कूलिंग ऑफ द एटमोस्फियर के लिए। इन चार ऑप्शन में से कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है? तो स्ट्रेटोस्फियर ओजोन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिए ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो रेडिएटिव फोर्सेस क्या है? अब यहां पे हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रेडिएटिव फोर्सेस कब होगा? जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी होता है वो एंटर कर रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ओके, एंटर तो कर रहा है बट वो जब लीव करता है वो डिफरेंट होता है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर मतलब मान लो ये अर्थ है, ये रेडिएशन जो आ रहा है ये स्ट्राइक कर रहा है, फिर रिफ्लेक्ट बैक होता है, रेडिएट कर रहा है। बट जब रेडिएशन कर रहा है, जब रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तब उसका एनर्जी डिफरेंट होता है। जो एनर्जी ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, अब यहां पे कौन सा रेडिएशन होता है? सोलर रेडिएशन होता है, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है सूरज से। ओके, और इसके अंदर आईआर रेडिएशंस होते हैं, ये बेसिकली इंफ्रारेड रेडिएशंस होता है। अगर आपका ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन आ रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इफ मोर रेडिएशन इज एंटरिंग देन द अर्थ देन लिविंग एज इज हैपनिंग टुडे, तो अर्थ क्या होगा? गर्म होते जाएगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ओके, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, क्योंकि रेडिएशन ज्यादा आ रहे हैं एज कंपेयर टू लिविंग। तो दिस इज कॉल्ड रेडिएटिव फोर्सिंग बिकॉज द डिफरेंस इन एनर्जी कैन फोर्स चेंज इन द अर्थ क्लाइमेट। जो जिसके वजह से क्या होता है? जिसके वजह से
अर्थ का क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हीट बढ़ रहा है, टेम्परेचर। रेडिएटिव फोर्सेस मेजर हाउ मच एनर्जी इज कमिंग इन फ्रॉम द सन कंपेयर टू हाउ मच इज लिविंग। तो रेडिएटिव फोर्सेस क्या होता है, ये मेजर करता है कि कितना कितना किरणें, कितना एनर्जी सन से आ रहा है, एंटर कर रहा है अर्थ के एटमोस्फियर में, और उसके मुताबिक कितना लीव कर रहा है। पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो एक अर्थ जो है वो रिसीव कर रहा है मोर इनकमिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रेडिएटिंग फोर्सेस, मतलब बहुत ज्यादा ही एनर्जी आ रहे हैं फ्रॉम दी सन। तो जिसके चलते क्या होगा, जिसके चलते वार्मिंग होगा, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग होगा। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन से गैसेस रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पे आपके, अब ये याद रखिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके साथ साथ और कौन से गैसेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अब मीथेन होता है, हेलोकार्बन्स होते हैं। तो ये बहुत सारे गैसेस होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ट्रोपोस्फियरिक ओजोन्स, ओके, ट्रबल देने वाला ओजोन, इसको मैंने याद करवाया था। ब्लैक कार्बन्स, ये सब इसके कुछ गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। फिर एक होता है आपका नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। नेगेटिव रेडिएटिंग फोर्सिंग का मतलब क्या है, अब इसका मतलब यह है दैट दिस मींस अर्थ लूजेस मोर एनर्जी टू स्पेस देन इट रिसीव फ्रॉम द सन। इसका मतलब क्या, कूलिंग। अब उसका जस्ट ऑपोजिट है, मतलब एनर्जी बहुत कम आ रहा है, मतलब इट मींस अर्थ लूजेस मोर एनर्जी, एनर्जी बहुत लूज हो रहा है। तो उसके चलते क्या होगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा और ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ठंडी बढ़ाने का काम कौन करता है, एक स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन करता है। लैंड यूज, लैंड में बहुत सारा एनर्जी ट्रैप्ड हो जाते हैं, क्लाउड के वजह से भी देखने को मिलता है। तो दिस आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, क्लियर है, याद रखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन वाज हेडेड बाय। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, IUC, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो 1902 में आया था, वो किसके द्वारा हेडेड किया गया था, याद रखिए थॉमस रेले के द्वारा। थॉमस रेले के द्वारा हेड थे। उसके चेयरमैन कौन, चेयरमैन का नाम याद रखिए, थॉमस रेले वाज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। ओके, सो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन सेटअप हुआ था 1902 में, और ये इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट कब बना, 1904 में एक्ट बना। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल का नाम याद रखिए, लॉर्ड कर्जन थे उस समय के गवर्नर जनरल, जो कर्जा ले लेके यूनिवर्सिटीज को बनाते थे, ऐसे याद करवाया था। उस समय के वाइसरॉय थे इंडिया के। और चेयरमैन का नाम याद रखिए, चेयरमैन कौन थे, थॉमस रेले वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। ओके, और जो गुरुदास, जो ऑप्शन आपको दिया था, गुरुदास बनर्जी, सैयद हुसैन बेलग्रामी, विलियम एडम्स, ये सब इस कमीशन के मेंबर थे, ना कि इसके चेयरमैन। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, थॉमस रेले इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ द स्टेटमेंट नो प्रोफेसर आर मेटेरियलिस्टिक इज गिवन एज ट्रू, स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन से सवाल है, आपको बताना है इनमें से किसको आप इन्फर करोगे ट्रू, आपको सही वाला बताना है। तो देखो, इस प्रकार के सवाल जब भी पूछे जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको ये ऐसे क्रॉस बना लेना है, ये है ऑल, ये है नो, ये है आपका सम, और ये हो गया आपका सम नॉट। अब यहां पे क्वेश्चन दिया है नो आपका ट्रू दिया है, तो ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टन, स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन में हम कॉन्ट्राडिक्टरी पढ़ते हैं, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है, मैंने बताया था आज के समय जो झूठ बोलता है वो हमेशा ऊपर जाता है, तो ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको बताना है ट्रू कौन सा होगा। ट्रू देखिए, नो होगा या फिर सम नॉट होगा। नो तो दिया नहीं है कहीं पे, सम नॉट यहां पे दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, फिर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो देखिए, साइंटिफिक मैनपावर कमिटी, इसको किसने दिया था, इसको दिया था SS भटनागर ने, तो ए का हो गया 2। ओके, कमिटी ऑन हायर एजुकेशन इन रूरल एरियाज के बारे में किसने बताया था, KL श्रीमाली। कमिटी ऑन मॉडल एक्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में किसने बताया था, 1961 में, एक्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज मॉडल एक्ट 1961 में, DS कोठारी। और संस्कृत कमीशन के बारे में किसने बताया था, सुनीत कुमार चैटर्जी ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए
सो अगर आप यूजीसी नेट और सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए आईएफएस लेके आया है एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड कोर्सेज। ओके, तो यहाँ पे आपको पेपर 1 मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है, आप यूजीसी नेट सेट को टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है जो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने हिसाब से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो पेपर 1 को। तो कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्सेज यहाँ पे मिल रहा है आपको, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो जो भी सेट और यूजीसी नेट जून 2024 को टारगेट कर रहे हो, दिस इज द राइट टाइम, अभी से अपना प्रिपरेशंस को अच्छे से स्टार्ट कीजिए। चलिए, सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक, डू शेयर, और अगर आपको कहीं पे कोई भी क्वेरी है, कहीं पे कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन विद योर फीडबैक। अगर आपको सेशन अच्छा नहीं भी लगा देन ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन विद सम सजेशंस। ओके, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स सेट और नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाएगा। ओके, चलिए, तो जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और इस तरीके से लाइक भी करते रहिए। तो आज के सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आप सबसे फिर कल मुलाकात होगी और कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ इसी तरीके से हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट के हम सेशंस यहाँ पे ऐसे ही कंडक्ट करते रहेंगे। ओके, चलिए, तो दैट्स ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से अपकमिंग एग्जाम में क्लियर होने वाला है, आइदर वो यूजीसी नेट का हो या फिर सेट एग्जाम हो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।